साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तिब्बतिया पर। हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए फिर कुछ नई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो विशेष हिस्सा होती हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में जो इस समय देश में विदेशों में क्या हो रहा है। आइए चलते हैं। प्रथम बिंदु, जून माह के हम अंतिम वीक की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हो सकता है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पूर्ण प्रतिबंधित किया, अर्थात अमेरिका ने अभी तक सबसे बड़े प्रतिबंध किस देश पे लगाए हैं। तो साथियों इसका जवाब होगा सीरिया। सीरिया ही वह देश है जिस पर अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब कारण क्या रहा? इन प्रतिबंधों का उद्देश्य है देश में 10 साल से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दूसरे देश के गृह युद्ध को समाप्त करने का उद्देश्य अमेरिका का नहीं है। इसके उद्देश्य के पीछे हमेशा कोई ना कोई अन्य कारण रहा है। वहीं यदि हम बात करें कि जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, जिन्हें अमेरिका पद से हटाना चाहता है, वहीं रूस की सेनाओं का समर्थन उन्हें हासिल है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और रूस के शीत युद्ध का सीधा प्रभाव पड़ रहा है सीरिया पर। यानी कि किसी भी देश में गृह युद्ध हो, अमेरिका और रूस दोनों आमने सामने अप्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। आइए देखते हैं अगला बिंदु, स्लाइड 2 में क्या नई खबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को चुन लिया गया है। जी हां, इसका कार्यकाल 2021 और 2022 के लिए है, यानी कि 2 वर्ष का कार्यकाल होता है तो 21 और 22 रहेगा। यहां महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि भारत को 192 मतों में से 184 मत प्राप्त हुए। और साथियों जान करके आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि भारत यहां निर्विरोध ही था, क्योंकि कोई और अन्य देश नहीं था। फिर भी वैसे 193 राष्ट्र जो है इसमें सदस्य हैं, परंतु 192 उपस्थित थे। और कोरोना महामारी के चलते एक एक ही प्रतिनिधि को मौका मिला और 184 मत प्राप्त करते हुए सबसे अधिक मत लेकर के भारत फिर परिषद का अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया। अब हम विशेष जानकारी यहां ले लेते हैं कि भारत कब कब यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष रहा है। तो साथियों यहां जो बिंदु 3 है आप इस पर गौर कीजिएगा। भारत 1950 में पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। जी हां, आगे देखिएगा कि अब तक भारत को कितना मौका मिला है। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार चुना गया है। जी हां, और इससे पहले 7 बार कब चुना गया, यदि आप जानकारी चाहते हैं तो विशेष जानकारी नीचे दी गई है। पहली बार 1950-51 में कार्यकाल रहा 2 वर्ष, 1967-68 में रहा, 1972-73 के लिए भारत को चुना गया, 1977 और 78 के लिए भी भारत अस्थायी रूप के में सदस्य रहा, और 1984-85 में रहा है, और 1991, 92, 2011 और 12, और अब 8वीं बार 2021 और 22 के लिए भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। साथियों यूएनए में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो इस समय जो है टीएस मूर्ति हैं, और यह भी अप्रैल 2020 से ही प्रतिनिधि के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है उसमें है, जिनमें से कुल 15 सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये हम पहली भी वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप जून के चारों सप्ताह का करंट अफेयर सब कलेक्शन करके एक साथ देख सकते हैं। और इसमें जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य हैं, जिनको आप वीटो पावर जानते हैं। इनके विषय में जानकारी दे दी गई है हमारी पुरानी वीडियो में। और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इन 10 में ही मौका मिला 8वीं बार इंडिया को 2021-22 के लिए।
लेकिन यहाँ विशेष जानकारी ये है कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनमें कौन कौन भागीदार होते हैं या इन सीटों का वितरण कैसे होता है। तो आइए आपको मैं बता देता हूं कि 10 अस्थायी सीटों का जो वितरण है वो पूरे विश्व के अंदर 193 राष्ट्रों में कैसे होता है। और मैं समझ सकता हूं कि आप ये जानकारी पहली बार ले रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो एशियाई और अफ्रीकी देश हैं, यानी कि जो विश्व के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट हैं एशिया और अफ्रीका, इनको 5 सीटें दी गई हैं उन 10 अस्थायी में। यदि हम बात करें पूर्वी यूरोपीय देशों की तो उसमें 1 सीट उन्हें मिली है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और जो कैरिबियाई कंट्रीज हैं उनको 2 सीटें दी गई हैं। और पश्चिमी यूरोप और जो बचे हुए राष्ट्र हैं 193 उनको 2 सीटें दी गई हैं। अर्थात बहुत बड़े बड़े महाद्वीपों में भी बहुत कम सीटें हैं, लेकिन यह बहुत गौरव का विषय है, बहुत आत्मसम्मान का विषय है कि 193 सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त सुरक्षा परिषद में 15 देशों के अस्थायी सदस्यों में भारत 8वीं बार चुना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है कि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका प्रशासन ने दिसंबर 2020 तक अमेरिका में काम करने के लिए वीजा देने संबंधी सारी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। और यह रोक है विदेशी कामगारों के लिए। जी हां, जो विदेश से अन्य नागरिक अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, उन पर रोक है। कारण क्या है? कोरोना महामारी के चलते विश्व में बहुत बड़ा एक रोजगार का जो संकट है वो खड़ा हो गया और रोजगार संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिकी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। विदेशी अच्छी प्रतिभा के कारण, हुनरमंद होने के कारण यहां काम पाएंगे। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया कि H-1B वीजा जो है इसको रद्द कर दिया जाए ताकि विदेशी कामगार आ ही ना सकें। और साथियों, ये जानकारी भी यहाँ आपको दी जा रही है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा शिक्षण संस्थान सदैव आपके सहयोग के लिए तैयार है। आने वाली भर्तियां, चाहे वो उत्तर प्रदेश लेखपाल की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की हो, हम सदैव आपके साथ हैं। केवल निर्णय आपको लेना है। आइए आगे देखते हैं। भाई, स्लाइड नंबर 4 के विषय में आपको जानकारी दें, आपको महत्वपूर्ण यहाँ एक जानकारी मिलेगी और पहली बार आप पढ़ेंगे कि जो भारत और चीन की सैन्य क्षमता है उसका विश्लेषण यहाँ विशेष रूप से दिया गया है कि भारत और चाइना के बीच रक्षात्मक मुद्दे को यदि देखें तो कितना बड़ा अंतर है। आप ध्यान से सुने। जो स्लाइड 4 है वो कहती है कि जो गलवान क्षेत्र है, जिसमें बार बार इस समय आप देख रहे होंगे टेलीविजन के माध्यम से भी छाया हुआ है पूरे विश्व में, क्योंकि इस पर चीन अपना दावा कर रहा है, परंतु यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत अंदर है, यानी कि भारत का हिस्सा है। और इसको ना दे करके चीन एक बातचीत का जो मामला है वो पेचीदा बना रहा है। साथियों, चीन की अपनी जो नीति है वो अलग ही है। यह सभी पड़ोसियों के साथ 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की रणनीति अपनाता है। अर्थात क्षेत्र में घुसेगा 2 किलोमीटर और जब बात आएगी कि वापस क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो पीछे 1 किलोमीटर हटेगा। और इसका निर्णय हुआ कि हमारी जो अपनी सेनाओं को चीन ने 1 किलोमीटर पीछे हटा लिया। ये तो बताओ कि घुसा कितने अंदर था? घुसा तो 2 किलोमीटर, पीछे हटा 1 किलोमीटर। तो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर के चीनी सेना की अपनी पड़ोसियों के साथ हमेशा यही एक रणनीति रही है कि 2 कदम आगे जाओ और 1 कदम पीछे आ जाओ। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब देता है हिंदुस्तान। आइए जानते हैं। विशेष जानकारी लेकर के इस वीडियो में है कि भारत और चीन की जो सैन्य क्षमता है उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। चीन 261 अरब डॉलर के कुल सैन्य खर्च के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी कि अपनी सेनाओं पर सबसे अधिक धन खर्च करने में दूसरे स्थान पर है। भारत 71.1 अरब डॉलर के कुल सैन्य खर्च के साथ तीसरे स्थान पर है। बहुत पीछे हम नहीं हैं। यदि हम बात करें सेना की तो सैन्य बल में जो चीन है, चीन के पास 21.8 लाख सैनिक हैं और भारत के पास 14.4 लाख सैनिक हैं। बड़ा अंतर है। भारत के पास इतने कम सैनिक
आप गलत समझ रहे हैं। साथियों, अभी आपने हाल ही में गलवान घाटी में क्या देखा, हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, वहीं चीन के 40 से अधिक सैनिकों की जो है मृत्यु हुई, अर्थात 20 हमारे और 40 उनके। तो यहां अगर हमारे 14 हैं तो कम से कम चीन के पास 28.8 लाख तो होने ही चाहिए, तभी जाकर के भारत की भरपाई होगी साहब, वरना चीन किसी भी क्षेत्र में भारत को पराजित नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। यदि हम बात करें विमानों की, तो विमान भारत के पास हैं 2123 और वहीं चीन के पास हैं 3200, अर्थात लड़ाकू विमानों की संख्या चीन के पास ज्यादा है। पनडुब्बी देख लीजिएगा, पनडुब्बी चीन के पास है 74 और भारत के पास है 16। हाँ, टैंक की यदि हम बात करें तो यहां हम चाइना से काफी आगे हैं। टैंकों की संख्या चीन के पास है 3200 और भारत के पास है 4200, अर्थात 1000 टैंक भारत के पास अधिक हैं। और साथियों, रॉकेट प्रोजेक्ट चीन 2650 और भारत के पास मात्र 266 रॉकेट प्रोजेक्ट हैं। ऑपरेशनल एयरपोर्ट, अर्थात ऐसे एयरपोर्ट जहां से लड़ाकू विमान उड़े, ऑपरेशन के लिए तैयार हो, तो ऐसे जो ऑपरेशन एयरपोर्ट हैं वो चीन ने बनाए हुए हैं 507 और भारत के पास है 346। विध्वंसक की बात करें, विध्वंसक चीन के पास है 36 और भारत केवल 11 विध्वंस हैं उसके पास में। बख्तरबंद वाहनों की संख्या चीन के पास बहुत है, बख्तरबंद वाहन होने भी चाहिए वरना बहुत ज्यादा मारे जाएंगे, 33,000 और भारत के पास मात्र 8600 बख्तरबंद वाहन हैं। यदि हम इस विश्लेषण को देखें तो हथियार में आगे है, विमान में आगे है, पनडुब्बी में आगे है, विध्वंसक में आगे है, ऑपरेशन एयरपोर्ट में आगे है, परंतु मनोबल बहुत नीचे है और हमेशा भारतीय सैनिकों की शहादत और सर कटाने के लिए तैयार होते हैं भारत माता के चरणों में। आपने देखा होगा, और चीनी सेना मजबूर हुई और उसे वापस हटना पड़ा। साथियों, यही है हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। यदि हम बिंदु 5 की ओर देखें तो नासा को 3 बार पिक्चर ऑफ द डे देने वाले जो भारतीय हैं वो हैं लखनऊ के उत्कर्ष मिश्रा। यदि हम बात करें पिक्चर ऑफ डे, यानी कि एक ऐसी दुर्लभ फोटो या चित्र जो लिया गया हो सौर मंडल से और जिसको नासा ने अपना सर्वश्रेष्ठ पिक्चर माना हो उस दिन का, तो इसमें उत्कर्ष मिश्रा लखनऊ से हैं और ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि ये 3 बार दे चुके हैं और चौथी बार इन्होंने जो है अभी जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था उसको लेकर के चर्चा में थे। बिंदु 6 देखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का होगा। साथियों, यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह केवल एक खबर आई अखबार के माध्यम से, जीएस का सवाल बना कि हाल ही में कौन सा मुस्लिम देश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा है, तो वह इस्लामाबाद है। लेकिन अब आप पीछे की खबर सुनिएगा, जो जानकारी है कि बच्चों की वीडियो वायरल होते दिखे हैं। वो बच्चे ये कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि यदि इस्लामाबाद में खान साहब श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा तो हम हिंदुओं को मौत के घाट उतार देंगे। कमाल की बात है। वहीं अभी ये खबर आई, हम भी खुश हो गए कि श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान है, गद्दार देश। पाकिस्तान की राजधानी में जब इस्लामाबाद में मंदिर की नींव रखी गई तो वहां के असामाजिक तत्वों ने उस नींव को उखाड़ दिया, अर्थात शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन दुनिया की वाहवाही बटोरने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। यदि आप तसल्ली बख्श गूगल पे देखें, फोटो हैं और न्यूज चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की आधारशिला भी नहीं रखने दी और उस जो नींव थी उसको उखाड़ दिया और उस पर चढ़ करके वहां के इस्लामी लोगों ने उन हिंदुओं को परेशान किया, मारकाट मचाई और वहीं से अजान लगाना शुरू कर दिया। आखिर पता नहीं कब सुधरेगा, शायद सुधर जाएगा, सुधारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 7 देखें आप, उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत मोदी जी ने की, तो वहीं योगी बाबा भी पीछे नहीं है। इन्होंने आत्मनिर्भर
उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का ताना बाना बुन दिया और इसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने किया उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में। आइए साथियों आगे देखते हैं। बिंदु 8 रहेगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को के ऐतिहासिक जेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड में भाग लिया। और अभी पूछा भी जा सकता है कि राजनाथ सिंह गए थे जब चाइना से विवाद चल रहा था गलवान घाटी को लेकर के सेनाओं की शहादत पे, तो मॉस्को गए और वहां भाग लिया। और साहब 75 सदस्य भारतीय सैन्य टुकड़ी में गए और भारतीय सैन्य टुकड़ी के लोगों ने जेड स्क्वायर पे होने वाली जो परेड है उसमें पार्टिसिपेट किया। और वहीं राजनाथ सिंह समेत समस्त देश को यह गौरव और सम्मान का अवसर मिला। यदि हम बात करें बिंदु 9 की, तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे 10 अमीर हस्तियों में शामिल हो गए। जी हां, और यह जो इंडेक्स है, यह जो निर्णय है वो आया है ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक। इन्होंने बताया है, यह सर्वे किया कि दुनिया की 10 सबसे अमीर हस्तियों में शामिल हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। आगे देखते हैं इनके विषय में खास जानकारी। दुनिया की 10 सबसे अमीर हस्तियों के क्लब में शामिल होने वाले अब यह पहले अकेले एशियाई हो गए हैं, भारतीय नहीं, एशिया, पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे एशिया महाद्वीप में यही हैं जो पहले एशियाई हैं जो इस क्लब में शामिल हुए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 64.5 अरब डॉलर यानी करीब 4.83 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप डाल लीजिएगा परीक्षा के लिए, क्योंकि भारत में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाद, अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है जो हाल ही में बना सबसे बड़ा स्टेडियम, के बाद एक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। खास बात क्या है, पंजाब क्रिकेट संघ द्वारा इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हो रही है। अब विशेष ये यहां ध्यान दें, यह दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम होगा। जी हां, यह दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम बन रहा है चंडीगढ़ में। अगली स्लाइड देखेंगे। 11वां पॉइंट है कि डाटा चोरी और जासूसी की आशंका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स पर रोक लगा दी है। यह रोक लगी है आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के तहत। ठीक है, और नीचे तो आप जानते ही हैं कि आपकी सफलता में सदैव सहयोगी रहता है तेवतिया कोचिंग क्लासेस। आगे देखें आप, यह इसका अंतिम पॉइंट है वीडियो का कि कराची स्थित पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर आतंकी हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने। अब यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? यह एक ऐसा संगठन है जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान एक प्रांत है, जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत का यह प्रांत है, ऐसे ही बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का। और वह पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है कि हमें अलग कंट्री बना दीजिए। भाई हम तो यही कहेंगे कि बलूचिस्तान के साथ हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान जैसे बकवास देश में कौन रहना चाहेगा। इसके स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो, इसकी संसद पे हमला हो, इसमें कहीं भी हमला हो, ये एक मरे या सारे मर जाएं, और मरने चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की आधारशिला रखने को लेकर के इतना बड़ा बवाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को धार्मिक कट्टरता जहां पढ़ाई जाती हो, जहां के बच्चे बच्चे को आतंकवादी बनाया जाता हो, जिसकी सोच में केवल इस्लाम भरा है, अन्य किसी धर्म का आदर नहीं करता, ऐसे कंट्री को नफरत की निगाहों से विश्व देखता है। ऐसे देश का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आगे आने वाली कुछ वर्षों में, कुछ सदियों में रहे भी ना भी रहे। हम तो इसी कामना के साथ कि ये रहे ना, आपसे अलविदा लेते हैं साथियों। फिर मुलाकात होगी, शुरू करेंगे जुलाई का करंट अफेयर्स सप्ताह की तरह। आप बताएं कि प्रत्येक सप्ताह का वीडियो आपको कैसा लगा। आप जून माह के सभी जो क्वेश्चन हैं, लगभग 50-60 सवाल बैठेंगे, इनको एक साथ देख सकते हैं। मैं अमित कुमार तेवतिया आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहेंगे हमारे चैनल
पर और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।